आखिर क्यों मुल्ला मौलवियों के खिलाफ सड़क पर खड़ी हुई है तुर्की की 50% आवाम? क्या महिलाओं के लिए तुर्की बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम? आखिर क्यों तुर्की में एक के बाद एक की जा रही है महिलाओं की जान? क्या 100 साल बाद फिर से सेकुलर मुल्क लागू करेगा शरिया कानून? आखिर कैसे एक सेकुलर मुल्क इस्लाम की चपेट में वापस आ रहा है? आखिर क्या वजह है कि तुर्की में आए दिन महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है? क्या 100 साल पहले इस्लाम और शरीयत को ठुकराने वाला मुल्क फिर से खुद को इस्लाम का खलीफा घोषित करने वाला है? क्या तुर्की महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बनता जा रहा है? दरअसल दोस्तों, साल के शुरुआती 3 महीनों में ही तुर्की में लगभग 92 से ज्यादा महिलाओं की हत्या कर दी गई है। यहाँ तक कि फरवरी में तो एक ही दिन में 7 महिलाओं को मौत के घाट उतारा गया। दरअसल तुर्की में जो महिलाएं कट्टर इस्लाम के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाती हैं, उन्हें मौत का रास्ता दिखा दिया जाता है। एंड यही वजह है कि आज तुर्की की महिलाएं इन मुल्ला और मौलवियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं और इनका खुलकर विरोध कर रही हैं। तो अब सवाल उठता है कि जिस मुल्क ने 100 साल पहले ही इस्लाम और शरीयत को ठुकरा दिया था एंड खुद को सेकुलर घोषित कर दिया था, वह आज कैसे एक बार फिर शरीयत और इस्लाम ने अपनी दस्तक दे दी है? और कैसे 100 साल पहले इस्लाम छोड़ने वाला देश फिर से इस्लाम के गर्त में जा रहा है? दरअसल तुर्की और इस्लाम के खलीफाओं की ये कहानी आज की नहीं है, लेकिन ये कहानी वर्षों पहले की है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको तुर्की से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन साझा करने वाले हैं। आखिर क्यों तुर्की की महिलाएं इस्लाम के खिलाफ सड़क पर खड़ी हो रही हैं? तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, एक समय ऐसा भी हुआ था जब तुर्की सुन्नी मुसलमानों का खलीफा हुआ करता था और पूरी दुनिया के सुन्नी मुस्लिम उसे अपना खलीफा मानते थे। यहाँ तक कि उस समय तुर्की सऊदी अरब को भी कुछ वैसे ही मानता था जैसे आज सऊदी अरब पाकिस्तान को समझता था, क्योंकि उस वक्त सऊदी अरब एक गरीब देश हुआ करता था। तब उनके पास तेल भी नहीं हुआ करता था, इसलिए तुर्की के खलीफा सऊदी अरब को बहुत नीच समझते थे। यहाँ तक कि सन 1818 में तो तुर्की द्वारा सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन सऊद के सिर का कलम कर दिया गया था। अब्दुल्ला बिन सऊद के सिर कलम करने के बाद उनके सिर को 3 दिनों तक लोगों को देखने के लिए रखा गया था। इसके बाद तुर्की ने सऊदी अरब के बाहरी हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि उस समय कई मुस्लिम देशों पर तुर्की का राज हुआ करता था। लेकिन अब सवाल उठता है कि कैसे इस मुस्लिम देश ने इस्लाम को ठुकरा दिया और खुद को सेकुलर घोषित कर दिया? दरअसल ये कहानी शुरू होती है मॉडर्न तुर्की के बनने के 100 साल पहले। तब तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था। ये यूरोप से मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। आगा खान यूनिवर्सिटी में जेंडर स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर बताती हैं कि मुस्लिम साम्राज्य होने के बावजूद ऑटोमन साम्राज्य में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। इसलिए जब 1920 के दशक में तुर्की एक आधुनिक देश के रूप में उभरने लगा तो ऑटोमन साम्राज्य की धार्मिक और सामाजिक विविधता उसमें बरकरार रही। दरअसल मुस्तफा कमाल अतातुर्क के आने से पहले तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य के दौरान नारीवादी महिलाओं के संघर्ष के कारण महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान शुरू हो चुका था। लेकिन तुर्की में बड़ा बदलाव प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला। इस समय पुरुष लड़ने के लिए चले गए और महिलाओं को यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई। इतना ही नहीं, वे नए व्यवसाय को भी चुन सकती थीं। इसके बाद 1980 के दशक में स्थिति बदली और देश में महिलाओं की भूमिका को लेकर रूढ़िवादी सोच बल पाने लगी, जिसके जवाब में नई नारीवादी महिलाएं सामने आईं। इन्हीं नारीवादी ने महिलाओं के लिए बदलाव किए और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। 2001 में नागरिक संहिता में बदलाव किए गए और शादी के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया और तलाक होने पर महिलाओं को पति के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति का आधा हिस्सा दिया गया। इनफैक्ट महिला सशक्तिकरण के इस परिदृश्य में ही एक ऐसे नेता तुर्की की राजनीति में आए जिन्होंने उन्हें धार्मिक महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश की, जो अतातुर्क की विचारधारा वाली राजनीति के दौर में अलग पड़ गई थी। ये वो समय था जब सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर भी रोक लगा दी गई थी। रेचेप तैयप अर्दोगान के राजनीति के आने के साथ तुर्की में एक बार फिर सामाजिक बदलाव का दौर शुरू हुआ। अर्दोगान की एकेपी पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, राजनीति और समाज में उनकी भूमिका की बात की।
AKP ने महिलाओं को पार्टी के कामकाज से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और देश में कई महिला संगठन उभरने लगे। 2011 में इस्तांबुल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश तुर्की था। यूरोपीय संघ की एक ऐसी संधि थी जिसका उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाना और कार्यवाही करना था। दरअसल इसके बाद एर्दोआन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सुधारक के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उनके कुछ वक्तव्यों से धर्मनिरपेक्ष महिलाएं नाराज भी हो गई थीं। दरअसल एक भाषण में उन्होंने कहा था कि महिलाएं मर्दों के बराबर नहीं हैं और एक दूसरे भाषण में कहा कि मां बनना एक महिला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिसके बाद उनके खिलाफ कुछ महिलाएं प्रदर्शन पर आ गईं। जिसके बाद एर्दोआन तानाशाही के तरीके अपनाने लगे और विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने वाली महिलाओं को उन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते धर्मनिरपेक्ष महिलाएं उनका और ज्यादा विरोध करने लगी। जिसके बाद इन विरोधियों को रोकने के लिए तानाशाही शुरू हो गई। इनफैक्ट कई रिपोर्टों से पता चलता है कि महिलाओं पर हमला करने वालों में कानून का डर खत्म हो गया है, क्योंकि वे सोचते हैं कि अब तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है तो अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुर्की के इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर होने के बाद महिलाओं की हत्या के मामले कितने बड़े हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार इस संबंध में आंकड़े पब्लिकली नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें डर है कि इस मामले में उस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उंगलियां उठ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि कई नारीवादी संगठन इन संख्याओं को आधार बनाकर नीति बनाने पर जोर दे रही हैं, लेकिन वी विल स्टॉप फेमिसाइड नाम की एक संस्था इन मामलों पर नजर रख रही है। सरकार इस संस्था को बंद करने की अब तक कई कोशिशें कर चुकी है, लेकिन वो इसे अब तक बंद करने में नाकाम रही। दरअसल इस संस्था के अनुसार 2023 में पुरुषों द्वारा 315 महिलाओं की हत्या हुई और इनमें से 65% महिलाओं की हत्या उनके घर के भीतर हुई। लेकिन लोगों का मानना है कि मरने वाली महिलाओं की तादाद इससे भी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इन मामलों को हत्या के मामले के तहत दर्ज ही नहीं किया गया बल्कि दुर्घटना बताया गया। यह चौंकाने वाली बात है कि पूरे देश में औरतें अपनी बालकनी और खिड़की से गिरकर मर रही हैं और उनकी संख्या बेहद गंभीर है। मगर अब इस समस्या के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है और रूढ़िवादी महिलाएं भी इसके लिए आवाज उठा रही हैं। बता दें कि एर्दोआन तीसरी बार तो तुर्की के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके लिए अब सिचुएशन विपरीत होती जा रही है। तुर्की के लिए चिंता की बात है कि घरेलू हिंसा संबंधित तुर्की का अपना कानून महिलाओं को वैसी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है जैसी इस्तांबुल कन्वेंशन से मिलती थी। इसलिए अब एक सवाल पूरी दुनिया में उठ रहा है कि क्या तुर्की महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बनता जा रहा है, क्योंकि वहां दिन पर दिन महिलाओं की हत्या की जा रही है। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।